नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। अत्याधुनिक और ऊर्जा कुशल तकनीक से लैस नए संसद भवन का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिलान्यास। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का होगा प्रतिबिंब। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति समेत कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और हस्तियां होंगी मौजूद। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। देश भर में होगा वाईफाई नेटवर्क का जाल, खोले जाएंगे 1 करोड़ डेटा सेंटर। कोच्चि और लक्षद्वीप समूह के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी को भी मंजूरी। कृषि कानूनों को लेकर शंका जाहिर कर रहे किसानों को केंद्र का लिखित प्रस्ताव। करीब 7 मुद्दों पर जरूरी संशोधन करने का दिया प्रस्ताव। किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल। राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत, कांग्रेस को लगा झटका। बीजेपी अध्यक्ष ने जीत के लिए ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं को दिया धन्यवाद, कहा जनता की जीत। भारत में कोविड वैक्सीन के विकास में लगी बायोटेक कंपनियों का 64 विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधियों के दल ने किया दौरा। भारत की क्षमताओं के मुरीद हुए विदेशी राजदूत। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 94.66%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संसद मार्ग स्थित नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। आजादी के बाद पहली बार संसद निर्माण का ये शानदार अवसर है। नया संसद भवन वर्ष 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इनके अलावा विभिन्न दलों के सांसद, राजदूत और उच्चायुक्त भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। संसद का नया भवन 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर न्यू इंडिया की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। वर्तमान संसद भवन के नज़दीक बनने वाला नया भवन न सिर्फ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, बल्कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने वाला भी होगा। नए भवन को त्रिकोण आकार में डिज़ाइन किया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से अभेद होगा। साथ ही भूकंपरोधी तकनीक से भी लैस होगा। 971 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2022 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। 64,500 वर्ग मीटर इलाके में बनने वाला नया भवन 4 मंजिला होगा। पीएमओ के मुताबिक नए संसद भवन में लोकसभा का आकार वर्तमान लोकसभा से 3 गुना बड़ा होगा और राज्यसभा भी वर्तमान उच्च सदन से बड़ी होगी। सभी सांसदों का अलग ऑफिस बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है, जो श्रम शक्ति भवन के पास बनेगा। नए संसद भवन की आंतरिक साज सज्जा भारतीय संस्कृति के साथ क्षेत्रीय कला, शिल्प और स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करेगी। भवन निर्माण योजना के मुताबिक नए संसद भवन में एक विशाल संविधान कक्ष होगा, जिसमें आम लोगों के लिए देश की लोकतांत्रिक धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। नए संसद भवन के निर्माण में 2000 इंजीनियरों और कामगारों की प्रत्यक्ष रूप से और 9000 कामगारों की परोक्ष रूप से भागीदारी होगी। इसे बनाने का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। 5 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि नए भवन के निर्माण के बाद भी पुराने भवन का इस्तेमाल जारी रहेगा। दोनों भवन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे।
पूरे निर्माण कार्य में मौजूदा भवन की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड रिकवरी फेज में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना 3 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1584 करोड़ रुपए की धनराशि और पूरी योजना के लिए 22,810 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है। इस योजना के तहत करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24% ईपीएफ अंशदान सरकार देगी। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में इस समय आत्मनिर्भर भारत योजना एक तरफ एक नए रोजगार सृजन की ओर आवश्यक प्रोत्साहन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हमने सीधे उद्योगों के रूप में उनको वित्तीय सहायता भी पहुंचाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ पाएं, इस योजना के द्वारा हमने इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी भी जाने की दिशा में काम किया है। वहीं केंद्र सरकार देश में 1 करोड़ डेटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया गया है। पीएम वाणी योजना के तहत सरकार पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेगी। सरकार की ओर से डेटा ऑफिस, डेटा एग्रीगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है। दूसरा है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर और तीसरा है ऐप प्रोवाइडर। कैबिनेट ने कोच्चि से लक्षद्वीप तक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। तो वहां कनेक्टिविटी की बात हमेशा आती थी, तो आज ये हमने प्रस्तावित किया है 1000 दिन में इसको पूरा करेंगे और इसमें बिल्कुल सेफ, सिक्योर, बीएसएनएल के द्वारा जैसे वहां उसको इंप्लीमेंट किया था, यहां भी इंप्लीमेंट करेंगे। वही मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना यानी यूएसओएफ को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने भारत और लग्जमबर्ग के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सभी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही भारत और सूरीनाम के बीच स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को हरी झंडी दी गई है। देश के 9 राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधारों की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद इन राज्यों को 23,523 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था अहम सुधार है जो खासतौर से दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले कामगारों के लाभ के लिए आवश्यक है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू होने से यह सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी विशेष रूप से दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार देश भर में कहीं भी उचित दर की दुकान से राशन ले सकें। नए कृषि कानूनों को लेकर शंका जाहिर कर रहे किसानों को आज केंद्र सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि नए कृषि कानूनों में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बना रहेगा। सरकार ने करीब 7 मुद्दों पर जरूरी संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें मंडी प्रणाली भी शामिल है। सरकार ने एपीएमसी एक्ट में भी बदलाव करने का भरोसा दिया है।
मसौदा प्रस्ताव 13 कृषक संगठन नेताओं को भेजा गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वो सितंबर में लागू नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों की चिंताओं पर सभी आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है। प्रस्ताव में किसानों की शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की गई है। इससे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान संगठनों के नेताओं की बैठक हुई थी, लेकिन किसान संगठन अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और इस बीच विपक्षी दलों के नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन और बिल को लेकर अपनी चिंताओं से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अवगत कराया। विपक्षी दलों के नेता इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने वालों में एनसीपी नेता शरद पवार, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के अलावा वाम दलों के नेता शामिल रहे। You're seeing these 5 members here who met the President of India, gave a memorandum. Basically, we are asking for the repeal of these agri laws and the Electricity Amendment Bill. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी अध्यक्ष ने इस मौके पर कोलकाता में बीजेपी चुनाव कार्यालय और 9 जिला दफ्तरों का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। बीजेपी का वोट प्रतिशत 4 से 40 पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। जेपी नड्डा ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में भी जनसंपर्क अभियान करेंगे। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लोग मोदी जी के साथ हैं, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे इस बात को। राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई है। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस को इन चुनाव में भारी झटका लगा है। राजस्थान पंचायत चुनाव में बीजेपी ने पंचायत समिति की 4,371 सीटों में से 1,989 सीटें जीती हैं, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 1,852 सीटों पर जीत हासिल की है। जिला परिषद की 635 सीटों में से 353 सीटों पर बीजेपी जीती है, जबकि 252 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही। राजस्थान में मिली भारी जीत को बीजेपी ने जनता की जीत बताया है। राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के ही थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों के संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राजस्थान में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में ग्रामीण इलाकों के लोगों, किसानों और महिलाओं द्वारा पार्टी में विश्वास व्यक्त किए जाने पर धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये जीत गरीबों, किसानों और मजदूरों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किए जाने का प्रतीक है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने हैदराबाद, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर कहा है कि देश की जनता बीजेपी को पसंद करती है और उन्हें सिर्फ विकास चाहिए। तो राजस्थान की जीत अकेली जीत नहीं है। अगर देखेंगे तो बिहार की जीत, तेलंगाना की जीत, राजस्थान की जीत, अरुणाचल की जीत, भारतीय जनता पार्टी सब जगह मतदाता पसंद करते हैं, क्योंकि उनको विपक्षियों की नकारात्मक राजनीति पसंद नहीं है। वो देश की तरक्की देखना चाहते हैं और तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में होगी, ये उनको विश्वास है। कर्नाटक विधानसभा में आज गोवंश वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया है। पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने सदन में विधेयक को पेश किया।
विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में गायों की तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार और उनका वध करने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। कानून का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। भारत में 64 देशों के दूतावासों और उच्चायोगों के प्रमुखों के दल ने आज हैदराबाद में कोविड वैक्सीन के विकास में और विनिर्माण में लगे भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई रिसर्च संस्थानों का दौरा किया। ये दल अनुसंधान संस्थानों में गया। भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्णा इल्ला ने इन राजदूतों के समक्ष वैक्सीन निर्माण में मिली कामयाबी और अपनी कंपनी के बारे में जानकारी दी। बाद में ये दल को वैक्सीन निर्माण स्थलों में गए। देश में वैक्सीन निर्माण के काम में तेजी के मद्देनजर इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कृष्णा इल्ला ने बताया कि दुनिया की 33% वैक्सीन का निर्माण हैदराबाद की जिनोम घाटी में हो रहा है। हैदराबाद को वैक्सीन निर्माण संरचना वाले सबसे बड़े केंद्र के रूप में FDA की मान्यता मिली हुई है। India has been an extraordinary actor in dealing with the issue of medicine in a way that the whole world can afford. We are all expecting to have companies like the ones here to be able to produce enough for the whole world to have a normal year by the end of next year. And we are very hopeful. We trust very much these Indian companies to support the entire world in this effort. इस बीच सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के मुताबिक टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारी कर रही है। कोविड का टीका लगाने के अभियान के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल इस साल अगस्त में गठित कर लिया गया था। केंद्र सरकार ने 7 अगस्त को एक अन्य मैकेनिज्म भी गठित किया। कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ संक्रमण लगातार कम हो रहा है। देश में फिलहाल कुल संक्रमितों की 3,80,000 से भी संख्या इससे नीचे आ गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में करीब 32,080 नए मामलों की पुष्टि हुई और 36,635 कोरोना मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की तादाद घटकर 3,78,909 हो गई है, जो कुल संक्रमित मामलों का 3.89% है। वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 92,15,581 हो चुकी है। साथ ही कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी बढ़कर 94.66% हो गया है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 402 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,41,360 हो गया है। हालांकि वैश्विक स्तर पर भारत में प्रति 10 लाख आबादी में सबसे कम मृत्यु के मामले हैं। इस बीच देश भर में बीते 24 घंटों में 10,22,712 कोविड नमूनों की जांच के साथ ही अब तक 14,98,36,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते पिछले 4 दशकों के सबसे खराब दौर में हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि LAC पर संकट को सुलझाने के लिए दोनों देशों के लिए एक बड़ा विषय बन गया है। विदेश मंत्री लोवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए किए गए समझौतों के बाद भी चीन ने अपनी तरफ से हजारों जवान तैनात किए। इस समझौतों का उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते अपने सबसे बेहतर दौर में हैं। साथ ही कहा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत से बेहतर रिश्तों के लिए अच्छी भूमिका निभाई थी। We are today probably at the most
difficult phase of our relationship with China. Certainly in the last 30 to 40 years, you could argue even more. The last time there were military casualties on our border was in 1975. So just to give you a sense of time there. समुद्री इलाके में भारत की बढ़ती गतिविधियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे 2 दिनों की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर अबू धाबी में हैं। अबू धाबी में वो संयुक्त अरब अमीरात के सेना अध्यक्ष हमाद मोहम्मद थानी अल रुमैथी के अलावा अन्य अधिकारियों और रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम से मिलेंगे। दोनों देश रक्षा उपकरणों के निर्माण में साथ साथ काम करने और निवेश बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। इस लिहाज से थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे की अबू धाबी यात्रा भारत के हितों और समुद्री इलाके में प्रभाव विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके बाद सऊदी अरब भी वो जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में भारत के किसी थल सेना अध्यक्ष की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खाड़ी देशों के साथ अपनी नजदीकी काफी बढ़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस आज मनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को संधि स्वीकार की थी। इसके तहत 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस है और इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भ्रष्टाचार को मिटाने का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि भ्रष्टाचार समावेशी आर्थिक विकास के लिए बाधा है, ये दुर्बल वर्गों को विकास से वंचित रखता है, समाज में मानवीय संवेदना और संस्कारों को समाप्त कर देता है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।